कैसे हो आप? मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने इस प्यारे से चैनल रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर में स्वागत करता हूं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप 11th क्लास से 12th क्लास में आ चुके हैं और अपनी तैयारी केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में आपकी तैयारी शुरू कर दी होगी। तो मैं आपके साथ हूं बेटा। अब मैं हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में बेटा अलग अलग वीडियो बनाया करूंगा। जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो अपलोड कर दी थी, उसमें बताया था कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बेटा अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसी सीरीज में मैं फर्स्ट अध्याय चैप्टर 1 ठोस अवस्था आज से शुरू कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो ठोस अवस्था में हम लोग शुरुआत करते हैं जीरो से। जैसा कि मेरे थंबनेल में आपको दिखाई देगा, जीरो से शुरुआत। जिन बच्चों ने कहीं भी अभी 11th में भी पढ़ाई नहीं की है या जिन्हें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, उनको भी ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई गई है और उन बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है जो IIT JEE नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो सभी को लाभ मिलेगा इस वीडियो से, किसी और वीडियो की आवश्यकता उन्हें नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो आप इस वीडियो में बने रहें और देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं बेटा। हमारे चैप्टर का नाम है बेटा ठोस अवस्था। तो हम लोग लेते हैं कि ठोस अवस्था मतलब ये कहीं से आया हुआ है। तो ये जो जहां से आया है, क्योंकि अवस्था है तो कोई पदार्थ ही होगा, उसकी अवस्था होती है। तो ठोस अवस्था को हम शुरुआत से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है पदार्थ। बेटा हमारे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी चीजें हम लोग उपयोग करते हैं वो सब क्या है बेटा? पदार्थ है। तो पदार्थ कौन से होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पदार्थ है? तो बेटा वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या हो गई? अच्छा, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहें वो नोट्स भी अपने कंपटीशन लेवल से या बोर्ड लेवल से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं बेटा? वे वस्तु, हमारी परिभाषा क्या होती है? वे वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, या जिनमें भार होता है। ठीक है बेटा, उनको हम क्या कहते हैं? पदार्थ। तो प्रत्येक वस्तु स्थान घेरती है, चाहे वो मेरा मार्कर हो, देखो ये भी अपना एक स्थान है, जहां भी मैं रख दूंगा वहां का स्थान ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो पदार्थ जो है, इनकी 3 अवस्थाएं हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं जो कॉमन है। इसकी 3 अवस्थाएं कौन सी है बेटा? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। इन तीनों अवस्थाओं के अलावा बेटा 2 अवस्थाएं और हैं जो ज्ञात हो चुकी हैं। वो ज्ञात अवस्थाएं हैं बेटा, चौथी अवस्था है हमारी प्लाज्मा। आज मैं इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था है बेटा BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंस। ठीक है बेटा, तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं। इन 5 अवस्थाओं में पहली जो है ठोस अवस्था, वही हमारा चैप्टर है। तो इन अवस्थाओं को हम कैसे देखेंगे? ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझते जाएंगे। पदार्थ के बारे में समझ में आ गया होगा। कोई भी वस्तु जो हमारे चारों तरफ है, जिसमें स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वो सब वस्तु हमारी क्या है? पदार्थ है। ये ठोस भी हो सकता है, ये द्रव भी हो सकती है, ये गैस भी हो सकती है, ये प्लाज्मा भी हो सकता है और ये BEC भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा जो चैप्टर है बेटा वो ठोस अवस्था है। तो हमारी डेली लाइफ में ज्यादातर वस्तुएं जो हैं वो ठोस अवस्था में उपयोग होती हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए, तो पदार्थ में अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि पदार्थ है तो किसी ना किसी चीज से तो बेटा बना होगा, तो हम उन पदार्थ को, जिन चीजों से ये बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं कण। क्या कहेंगे बेटा? कण।
अब ये जो कण है इनसे मिलकर के पदार्थ बना होता है। ठीक है, पदार्थ को हम बेटा द्रव्य भी कहते हैं, ध्यान रखना, द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य, क्योंकि द्रव तो लिक्विड हो गया और द्रव्य हो गया बेटा पदार्थ, ध्यान रखना। ठीक है, तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। अब कण क्या होते हैं? कण हो सकते हैं ये परमाणु हो, अगर परमाणु मिल रहे हैं तो परमाणुविक ठोस बन जाएंगे। ठीक है, इसको हम बाद में विस्तृत हम बताएंगे आपको। ये कण परमाणु हो सकते हैं, ये कण आयन हो सकते हैं बेटा, और ये कण अणु भी हो सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु, आयन या अणु, इन सभी से मिलकर के क्या बन जाते हैं? पदार्थ बन जाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई इनमें कौन सी है बेटा? परमाणु। फिर परमाणु से हम लोग आयन बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। ठीक है बेटा, और जब परमाणु आपस में मिल जाएं तो अणु भी बन जाते हैं। ठीक है बेटा, और जब ये आपस में मिलेंगे तो कण बनेंगे, और जो कण होते हैं वही पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं के बारे में ये सारी चीजें बेटा नोट करते जाएंगे कि कणों से मिलकर के पदार्थ बने होते हैं। ठीक है, और कण हमारे परमाणु, आयन या अणु हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते बेटा इन परमाणुओं की। ये जो परमाणु में बात कर रहा था, परमाणु, अब ये परमाणु हमारा मान के चलो ये परमाणु है। ठीक है, अब ये परमाणु आपस में जुड़ेंगे, भाई आपस में जुड़ेंगे तो कण बनने वाले हैं, और कणों से ही पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तब क्या होगा, कैसे जुड़ेगा, उसके लिए क्या चीज हमें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है बेटा, तो द्रव्य जो है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए, हमारा जो द्रव्य होता है बेटा, द्रव्य या पदार्थ, पदार्थ या द्रव्य। ठीक है बेटा, ये दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक होते हैं बेटा द्रव पदार्थ, और दूसरे होते हैं बेटा तरल पदार्थ। ये पदार्थ की ही दो अवस्थाएं हैं, एक द्रव होते हैं, एक तरल होते हैं। अभी आप कहोगे सर आपने ठोस द्रव गैस अवस्था बताया था, बेटा वो अवस्थाएं इन्हीं के अंदर आती है। जो द्रव होते हैं वो ठोस होते हैं, और जो तरल पदार्थ होते हैं वो द्रव या गैस होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी पदार्थ द्रव है या तरल पदार्थ है? तो उसके लिए बेटा दो कारक दिए गए हैं। इस पदार्थ के लिए बेटा दो कारक दिए गए हैं। वो कारक कौन से हैं, उन कारकों को पहचान ले पहले। ये दो कारक हैं बेटा, पहला है अंतर, ठीक है, अंतराकणीय बल, अंतराकणीय बल, पहला है अंतराकणीय बल और दूसरा है तापीय ऊर्जा। बेटा अंतराकणीय बल कौन से होते हैं? अंतरा मीन्स अंदर, कणों के अंदर लगने वाला बल, जो मैंने बताए थे कि कोई भी पदार्थ किससे बना है बेटा, ये पदार्थ किससे बना होगा? कणों से। ठीक है, तो कणों के बीच में मान के चलो ये कण आ गए, ये कण आ गए, ऐसे कण हो हमारे पास, इन कणों के बीच में बेटा ये जो बल लग रहा है यही बल कहलाता है अंतराकणीय बल। ठीक है भाई, ये मान के चलो, ऐसे समझो आप, मैंने इसमें मार्कर से इसमें इंक लगी हुई है जो द्रव रूप में है, आपको पता है इसके अंदर स्याही भरी हुई है, और स्याही किस रूप में बेटा? द्रव रूप में। तो द्रव भी तो क्या है? एक कण ही तो है, एक पदार्थ ही तो है, पदार्थ के कण इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये भी तो एक पदार्थ है ना द्रव, और बोर्ड क्या है हमारा? ठोस है। जब मैं इससे इस पर लिख रहा हूं तो ये जो द्रव के कण हैं वो पदार्थ ठोस के कणों से एक बल बना रहे हैं बीच में, जिसके कारण ये जुड़ गई है। जब मैं स्याही से इसलिए लिख रहा हूं तो स्याही के कण इस बोर्ड पर चिपक गए हैं, तो चिपकते समय एक बल ही तो लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? एक बल लग रहा है जिसके कारण ये चिपक रही है स्याही इस पर। वो बल क्या है बेटा? यहां पर अंतराकणीय बल, कणों के मध्य लगने वाला बल। बात समझ में आ गई होगी?
दूसरा है बेटा ताप ऊर्जा। अब ताप ऊर्जा क्या है? तो तापीय ऊर्जा होती है जब कोई कण गर्म कर दिया जाए या ऊर्जा बढ़ा दिया जाए तो वो पिघलने लगता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं तापीय ऊर्जा, यानी कणों के अंदर की ऊर्जा। अब जितनी ज्यादा इन गर्म कणों में ऊर्जा होगी उतना ही उनकी तापीय ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है भाई। जितना मान के चलो हम किसी कण को ऊर्जा को देख रहे हैं तो इतनी हीट होगी। जैसे हम अपनी बॉडी को लें, हमारे शरीर को लें, इंसान के शरीर की तापीय ऊर्जा कितनी होती है? आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी जो है इंसान की, उसका तापीय ऊर्जा कितनी है, तो आपने सुना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये नहीं सुना है तो आपको बताया बेटा, बुखार आता है, आपने सुना होगा फीवर आता है, तो फीवर को हम लोग थर्मामीटर में नापते हैं तो इसमें बॉडी टेम्परेचर आता है बेटा 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। जब आप कहते हो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन ये भी तो टेम्परेचर है भाई। अगर मैं इसे सेल्सियस में बनाऊंगा तो ये चीज निकल के आएगी 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? तापीय ऊर्जा। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ में अपनी तापीय ऊर्जा होती है, ठीक है, द्रव में अपनी ऊर्जा होगी, ऐसे ही इनके मध्य एक बल भी काम करेगा। तो चलिए अब इनमें आपस में क्या संबंध होता है उसको देखते हैं, ठीक है। सारी चीजें बेटा नोट करते जाएंगे, अब आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। विस्तृत ज्ञान दूंगा आपको, चाहे वो बच्चा IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो बोर्ड पढ़ रहा हो, उसको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए तो देखो, शुरुआत से शुरू की हमने जीरो से। कोई भी पदार्थ, हमारे चारों ओर पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, वो कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना बेटा। और पदार्थ जो हैं वो दो प्रकार के होंगे मुख्य रूप से, दृढ़ या तरल पदार्थ। दृढ़ कौन से होते हैं? ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं, और तरल पदार्थ जो होते हैं वो द्रव या गैस होते हैं, ठीक है। इन दोनों को पहचानने के लिए दो कारक दिए जाते हैं कि किसी भी पदार्थ को हम ठोस कब कहेंगे, द्रव कब कहेंगे और गैस कब कहेंगे। तो हम उसके लिए दो कारक को स्पष्ट करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे आपका आंसर अपने आप मिलने लगेगा। देखिए, अंतर कणीय बल को मैं F से रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा, और तापीय ऊर्जा को E से प्रदर्शित कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक। तो जो अंतर कणीय बल है वो क्या होगा और तापीय ऊर्जा क्या होगी? जो तापीय ऊर्जा है वो ताप के समानुपाती होगी। अभी हमने बताया था कि ताप बढ़ाओगे, गर्म करोगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो ऊर्जा है वो गति के भी समानुपाती होती है। ऊर्जा गति के समानुपाती होती है। आपने कहा कैसे सर, एक्सप्लेन कीजिए। तो आप देखिए, एक बर्तन में, ठीक है, हमने पानी लिया, अभी दिखा रहे, एक बर्तन में पानी लिया, इसको हमने नीचे ताप देना स्टार्ट किया, यानी गर्म किया, तो क्या होगा? इस बर्तन में पानी के अणु होंगे जो कि बर्तन के आयतन में मौजूद है। जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे, ये अणु भाप बनके या गैस बनके उड़ने लगेंगे। किसकी फॉर्म में? गैस या वाष्प के रूप में उड़ने लगेंगे। तो ये एक जगह से दूसरी जगह चले गए। क्यों गए? क्योंकि ताप बढ़ा दिया भाई, और ताप जो है वो ऊर्जा के समानुपाती होता है, और ऊर्जा जो है वो गति के समानुपाती होती है। मतलब आप ताप बढ़ाओगे तो गति बढ़ेगी, तो ताप बढ़ाने पे गति बढ़ गई। ठोस के पदार्थ, वो गैस, द्रव के पदार्थ गैस में कन्वर्ट हो गए अणु, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया, हम लोग ठोस पदार्थ पढ़ रहे हैं तो ठोस के एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक और। मान के चलियो ये हमारा एक मार्कर है, ये ठोस है, अगर मैं इसका ताप बढ़ा दूं तो इसके अणु पिघल करके बहने लगेंगे, यानी इनके अणु गति करने लगेंगे। जब ये अणु गति करेंगे तो क्यों गति कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसका ताप बढ़ा दिया। क्लियर? अगर हम बल बढ़ाएंगे तो दृढ़ता बढ़ती है। बल दृढ़ता के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा आप बल लगाओगे उतनी ही दृढ़ता होगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। भाई जितना हम फोर्स करेंगे, एक दूसरे से चिपकते जाएंगे, आपस में जुड़ते जाएंगे, तो बल मजबूत हो जाएगा। बल मजबूत हो जाएगा तो दृढ़ता भी बढ़ जाएगी, और दृढ़ता बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी? कठोरता बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा।
तो दृढ़ता मतलब कठोरता, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं F समानुपाती कठोरता। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या संबंध होता है, जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ये बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा आप ऊर्जा दोगे उतनी ही गति बढ़ेगी, और गति बढ़ेगी तो अणु क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, और जब दूर दूर जाएंगे तो इनका जो बल है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और बल कमजोर होगा तो कठोरता भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्टर आप लोग नोट कर लें, और इसके बाद इन दो कारकों के हम लोग कुछ एग्जाम्पल देंगे, देखेंगे कि हम किसी भी पदार्थ को ठोस, द्रव या गैस कैसे कह सकते हैं। तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं। चलिए अब हम मान के चलते हैं, एक एग्जांपल देते हैं H2O, और आपसे पूछा जाए कि बेटा ये बताओ H2O क्या है। अब आप इसमें ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि यहां H2O एक पदार्थ है, मैं इसे पानी नहीं कह सकता क्योंकि इसकी तीनों अवस्थाओं में ये मिलती है। अगर H2O के आगे मैं L लिख दूं तब ये बन गया बेटा पानी। अब कहूंगा पानी, इसे नहीं कहूंगा, ये तो पदार्थ है। ठीक है, अगर H2O बना हुआ है, इसके आगे S लिख दूं तब बन गया बेटा बर्फ, सॉलिड, और H2O के आगे बेटा G लिख दूं तो ये बन गई वाष्प यानी गैस। तो H2 आप देख रहे हो द्रव के रूप में भी मिलता है, ठोस के रूप में भी और गैस के रूप में भी। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि H2O क्या है, तब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, उस समय आपको कारक दिए जाएंगे, उस कारक की हेल्प से आप बता पाओगे कि ये ठोस है या द्रव है या गैस है, इन तीनों में से कौन सा है। चलिए हम आपको कारक देते हैं। हमने कहा बेटा H2O एक पदार्थ है जिसके कणों का ताप, ध्यान से समझना, जिसके कणों का ताप कम है। अब अभी जाओ, मैं आपको दे रहा हूं ताप कम, यानी टेम्परेचर कम होगा, आपका ताप कम है, और ताप समानुपाती होता है ऊर्जा के। ठीक है, अभी हमने बताया था अगर ताप कम है तो ऊर्जा भी कम होगी, और ऊर्जा जो होती है वो बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्जा कम होगी तो बल क्या होगा, अधिक होगा, और बल समानुपाती होता है कठोरता की, और बल अधिक होगा तो कठोरता अधिक होगी। मतलब इस कंडीशन में अगर किसी भी पदार्थ के H2O के कणों का ताप कम है तो इस समय ये किस अवस्था में मिलेगा, ठोस अवस्था में। देखिए समझ में आ रहा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि H2O ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। ठीक है, तो ये आसानी से कारक की सहायता से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा नोट आउट करते हैं फटाफट, और फिर हम आगे इसकी और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिखाने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहें। आज मैं आपके सॉलिड स्टेट के बेसिक कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, जो आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे, कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, कहीं भी नहीं आपने सुने होंगे। ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो जेईई एग्जाम, नीट एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इनके कुछ गुणों की। अब मैं तुलना कर रहा हूं बेटा दोनों की। पदार्थ की दो प्रकार हो गए, दृढ़ और तरल। जो दृढ़ पदार्थ होते हैं उनकी गति की बात करते हैं। इनमें जो गति होती है वो काल्पनिक गति होती है, काल्पनिक गति। काल्पनिक गति का मतलब होता है
ये अपने स्थान पर घूर्णन करते रहते हैं अपने अक्ष के चारों ओर। ऐसे मान लो मैंने ये पॉइंट लगाया और इस पॉइंट पर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं लगातार। समझ में आ रहा है? इस तरीके से मैंने ये रखा हुआ है और ये ऐसे मूव करने लगा उसी जगह पर। उस गति को हम कहते हैं काल्पनिक गति या घूर्णन गति। बेटा काल्पनिक गति कहेंगे इसमें या घूर्णन गति। अब क्वेश्चन से स्टार्ट कि दृढ़ पदार्थों में काल्पनिक गति या घूर्णन गति क्यों होती है? भाई ये भी तो पता होना चाहिए, हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता के चुका हूं कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होगी, तापीय ऊर्जा कम होती है, और तापीय ऊर्जा कम होगी तो बेटा गति भी तो कम होगी। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते, उनमें ऊर्जा कम है। ठीक है, जब ऊर्जा कम है तो गति भी कम है, वही के वही बैठे रहते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, जब आप लोग खाना खाते हो तो उससे आपको ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलने के बाद फिर आप आराम से चल फिर सकते हो। मान के चलो आपको नाश्ता या खाना एक दिन नहीं दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बेटा 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आप चल के आ जाओ, तो आपका एक ही जवाब होगा कि हम में उतनी ऊर्जा नहीं है कि पैदल जाया जा सके। जब आप खाना खा लोगे ऊर्जा मिल जाएगी, आप गति कर सकते हो। ठीक है, वही चीज है। तो काल्पनिक गति ठोस में क्यों होती है? क्योंकि आपसे पूछ लेता है कोई भी कि ठोस में, सब पढ़ लेते हैं, सभी बच्चे मोस्टली किताबों से पढ़ लेते हैं कि ठोस पदार्थों में घूर्णन गति होती है या काल्पनिक गति होती है, लेकिन उसका आंसर क्यों ये नहीं पता होता बच्चों को। उसका आंसर क्यों होगा, उसका आंसर क्या होगा कि ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर बेटा बताया कि ठोसों के कणों में ऊर्जा कम होगी, ताप कम होता है उनका। ठीक है, ऊर्जा कम होगी तो गति कम होगी, और गति कम होगी तो वो एक ही स्थान पर घूमते रहेंगे। क्लियर? चलो, जबकि द्रव या गैस की गति के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें स्थानांतरण गति होती है, स्थानांतरण गति इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये कौन सी गति होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आसानी से चले जाते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं। मैं आपको ठोस पदार्थ के साथ साथ तरल पदार्थ के भी गुण बताता जा रहा हूं, जिससे आपको कंपटीशन लेवल में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, चलो। तो स्थानांतरण गति में अब आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान के चलिए हमने पानी लिया, तो पानी हमने ऐसे करके एक गिलास में पानी लिया हुआ है, इसका आयतन कवर किया हुआ है ये। जैसे हमने इस पानी को नीचे फेंका तो इसके कण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगेंगे, बहने लगेगा पानी, और जब बहने लगेगा तो इसके कण एक से दूसरी जगह पर जाने लगेगा। जबकि ठोसों में ऐसा नहीं होता है। अगर मेरा ये ठोस है, मैं इसे जमीन पर भी रख दूंगा तो ये उसी जगह रखा रहेगा, ये अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, क्योंकि उतनी ऊर्जा नहीं है इसके कणों में। ठीक है, तो द्रव हुआ या कोई गैस हमने ली, उस गैस को हमने यहां पे रखा, उसको कंटेनर से ओपन किया तो वो गैस क्या होगी? उड़ने लगेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगेगी। इस गति को कहते हैं स्थानांतरण गति। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, दूसरा पार्ट। अब देखो गति दोनों में क्लियर हो गई होगी, और ऐसा क्यों होता है ये भी बता दिया गया है। दूसरा पार्ट तुलनात्मक अध्ययन करा रहा हूं आपको। ठोस में अब आ गया ये ठोस का आकार जो है बेटा, ठोस का आकार ज्यादातर जो है वो निश्चित होता है। निश्चित क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके जो कण हैं आपस में मजबूत अंतराकणिक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ये गति नहीं कर पाते और जिस आकृति में है उसी आकृति में ये रहते हैं। जबकि इनकी आकृति अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है।
दोनों में देखिएगा। अब जैसे मैंने मार्कर रख दिया बेटा, ठीक है, अब ये मार्कर मान के चलिए मैंने एक डब्बे में रख दिया, एक डब्बा लिया और उस डब्बे में मैंने मार्कर को रख दिया ऐसे करके, तो बेटा ये मार्कर उसी जगह रखा रहेगा, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो द्रव या गैस है, अगर मैं किसी कंटेनर में या डिब्बे में रख दूं तो ये उस डिब्बे का आयतन ग्रहण कर लेगा। बेटा आकार बदल दिया इसने, जबकि मार्कर को हमने रखा था तो जो जैसा था वैसे ही रहा, लेकिन द्रव को हमने रखा तो द्रव ने उस कंटेनर का आयतन ले लिया और डिब्बे का आयतन ले लिया, उसकी आकृति ले ली। आप उसको गिलास में रखो तो गिलास का आयतन ले लेगा द्रव या गैस, आयतन बदल रहा है। तो ये आयतन जो है वो अनिश्चित होता है। अब फिर आया कि ऐसा क्यों होता है सर, तो ये भी बता देते बेटा, इनका आयतन निश्चित और अनिश्चित क्यों होते हैं। इसका आयतन निश्चित होता है, वही है क्योंकि इनमें अणुओं में ऊर्जा कम होती है, गति कम होती है। गति कम होती है तो एक जगह बैठ जाते हैं, दूसरी जगह गति नहीं कर पाते, इसलिए आयतन जो है वो निश्चित रहता है। इनके अणुओं में गति हो जाती है, तो जहां से आप बर्तन में भरोगे तो बर्तन में गति करके पहुंच जाएंगे, छोटे बर्तन में रखोगे छोटे स्पेस पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। जैसे एक छोटे कमरे में हमने 20 बच्चों को बैठा दिया और एक बड़े कमरे में, तो बड़े कमरे में बच्चे फैल के बैठ जाएंगे क्योंकि उसमें स्थान था तो वो गति कर गए, छोटे में तो छोटे के अकॉर्डिंग स्थान में गति करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका दृढ़ और तरल पदार्थों में कुछ डिफरेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी ऊर्जा के गुणों के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम ठोस पदार्थ के तरफ, हमारा जो चैप्टर है बेटा उसकी तरफ चलते हैं। हाँ, आप लोग देखिएगा, ठोस पदार्थ के गुण। अब ठोस पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं इनको जरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला गुण है बेटा इसमें दृढ़ होते हैं। ये दृढ़ होते हैं, पहला। दृढ़ मतलब कठोर होते हैं, इसका जवाब तो हमने अभी दे दिया था, क्योंकि इनके अंतराकणिक बल मजबूत होते हैं, इनके अणुओं की ऊर्जा कम होती है। ठीक है, ये तो क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की। इनका द्रव्यमान, ठीक है, आयतन, इनका बेटा द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। अभी बता के चुके थे, आकार निश्चित होता है। ठीक है, मतलब क्या है, कैसे पता करेंगे, अभी बताता है हमने। ये जो मार्कर है आप देख रहे हो, लंबा चौड़ा मार्कर है, बिल्कुल गोल है, इतनी लंबाई है। अब हम इसको किसी भी कंटेनर में रख दें, चाहे हम इसे बीकर में रखें तब भी हमें ऐसे ही दिखाई देगा, चाहे हम इसे किसी बड़े बर्तन में रखें तब भी हमें ऐसे ही दिखाई देगा, उस बर्तन का आयतन ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आकार भी निश्चित हो गया, द्रव्यमान भी निश्चित हो गया। बात कर लेते हैं इनका जो गलनांक होता है वो कमरे के ताप से कम होता है, कमरे के ताप से अधिक होता है। इनका गलनांक बेटा, गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। इस पॉइंट पर जेईई में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं, कमरे का ताप कितना होता है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ओके, ये कमरे का ताप है और इनका जो गलनांक होगा, ये जो गलनांक है वो कमरे के ताप से अधिक होता है। ये जो गलनांक है वो कमरे के ताप से अधिक होगा। अब हमने कुछ एग्जांपल लिए, हमने कहा बर्फ ठोस है, इसका जो गलनांक होता है वो होता है 273 केल्विन। ठीक है, ध्यान से समझना। बर्फ, अब हम चेक करें, बर्फ का जो गलनांक है वो 273 केल्विन है,
ठीक है। और हमें ठोस पदार्थ, अब ये क्या कह रहा है कि गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है, मतलब जो भी ठोस होगा उसका गलनांक इससे ज्यादा होना चाहिए। किससे? इस कमरे के ताप से ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी भी पदार्थ का गलनांक 298 केल्विन ताप से कम जा रहा है तो समझ लो वो ठोस में नहीं मिलेगा, वो द्रव या गैस में मिलेगा। चेक कर लो बेटा, 298 केल्विन से तुलना करो 273 की। 273 डिग्री ताप, जो 273 केल्विन टेम्परेचर जो है ताप है बेटा बर्फ का, ठीक है, वो 298 से कम है। आप चेक करें, ये ताप कम है। जब ये ताप कम है तो बर्फ क्या होगी? कमरे के ताप पर ठोस पदार्थ में नहीं मिलेगी, पिघल जाती है। देखा होगा, अरे आप बर्फ को कमरे में रख दो, पिघल जाएगी? नहीं पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि उसका गलनांक कमरे के ताप से कम है, और ठोस में रहने के लिए उसका गलनांक कमरे के ताप से अधिक होना चाहिए। आसानी से पहचान सकते हैं। अब मान के चलिए एक और एग्जांपल लिया हमने। अब हमने ये तो पता कर लिया कि बर्फ जो है वो ठोस रूप में नहीं मिलेगी, अगर हमने कमरे में बाहर रख दी तो वो पिघल जाएगी। ठीक है, क्यों पिघल जाएगी? साइंटिफिक रीजन क्या होगा? क्योंकि उसका गलनांक जो है वो कमरे के ताप से कम है, और ठोस को ठोस में रहने के लिए ताप गलनांक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं नमक की। नमक, अब नमक का गलनांक जो है वो होता है बेटा 1007, ठीक है, 1077 केल्विन। अब कंपेयर करो बेटा, ये जो नमक का गलनांक है इसकी तुलना इससे करो। 298 केल्विन से 1077 केल्विन ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो गलनांक कमरे के ताप से अधिक आ रहा है, इसका मतलब ये ठोस रूप में मिलेगा। तो नमक जो है वो कमरे के ताप पर ठोस रूप में रहता है। तो हमने देखा है नमक का कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल वैसा है वैसा ही रहता है। तो हमने इस पॉइंट को क्लियर किया। क्लियर? तो एक पॉइंट का निष्कर्ष निकल के आता है बेटा कि जो भी गलनांक होगा वो हमेशा कमरे के ताप से अधिक अगर है तो वो ठोस होगा, अदरवाइज वो गैस या द्रव में चला जाएगा। इसका एक फैक्ट हमने दिया, इससे हम आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं कि गलनांक जो है, ठीक है, गलनांक जो है वो दृढ़ता के समानुपाती होगा। ये नोट कर लेंगे, गलनांक समानुपाती दृढ़ता। जितना ज्यादा गलनांक होगा उसकी कठोरता भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है भाई, समझ लो, बर्फ ले लिया, नमक ले लिया, अब एग्जांपल लिया था, तो नमक का गलनांक जो था वो ज्यादा था, तो नमक की कठोरता भी तो ज्यादा है। बर्फ की तुलना में नमक ज्यादा कठोर होगा, ज्यादा ठोस होगा। ठीक है, ठोस का गुण ज्यादा होगा। अगला बेटा, इनमें घूर्णन गति या कंपन गति पाई जाती है, अभी बता चुका हूं। ठीक है, इनमें घूर्णन गति या कंपन गति, क्योंकि इनकी कणों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। अगला है, ये असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं, संपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब बेटा इनको दबाया नहीं जा सकता। असंपीड्य का मतलब समझ में आ गया? दबाया नहीं जा सकता, यानी ठोस को हम दबा नहीं सकते। आपके सामने मैं अगर बोर्ड को दबाने की कोशिश करूंगा तो बेटा ये नहीं दबेगा, मैं मार्कर को दबाने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं दबेगा बेटा। तो ये क्या दिखा रहा है? असंपीड्य गुण दिखा रहा है, जो कि ठोसों में होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, इनका जो घनत्व होता है बेटा, अगला पुट है, इनका घनत्व अधिक होता है। इनका घनत्व कैसा होगा? अधिक होता है। क्लियर? जितने भी ठोस पदार्थ होंगे उनका घनत्व हमेशा ज्यादा मिलेगा तुलनात्मक रूप से द्रव या गैस के रूप में। क्लियर आ रहा है? तो बेटा ये कुछ ठोस पदार्थों के गुण हो गए।
अगले वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें ठोस पदार्थों के प्रकार के बारे में डिस्कस करूंगा। ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन से बल होते हैं, कौन कौन से बल होते हैं, कौन कौन सी ऊर्जा होती है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो अगली वीडियो मेरी जल्दी आएगी आपके लिए। आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बेटा, जिससे कि मैं आपको इस वीडियो का अगला पार्ट आप तक आसानी से जल्दी पहुंचे। मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तेजी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है बेटा, तो आई होप आज की वीडियो से आपने ठोस पदार्थ के बारे में जरूर कुछ ना कुछ गेन किया होगा। जीरो से शुरुआत की है हमने, अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और बेसिक लेवल से ही आपको आगे तक ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ठीक है बेटा।